आप सुन रहे हैं शाह टाइम्स का पॉडकास्ट और मैं हूं आपका साथी एम फ़हीम तन्हा। आज हम खास मुलाकात में बातचीत करेंगे बंशीधर तिवारी जी से। सीनियर आईएएस अफसर हैं। बंशीधर तिवारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड सरकार में महानिदेशक हैं। साथ ही वो शिक्षा विभाग के भी महानिदेशक हैं और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। सर, ये तो आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, महत्वपूर्ण है, शिक्षा और सूचना का है, फिर एमडीडीए का है। सूचना से थोड़ा सा कितना इसको महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं, क्योंकि ये मतलब किसी विषय से अलग चीज़ें हट करके जरा दो चार सवाल दे रहे हैं, क्योंकि खास मुलाकात हमारा कार्यक्रम चलता है कॉलम, उसमें एक दो खास सवाल हो जाए कि सूचना आपने कितना महत्वपूर्ण पाया इस डिपार्टमेंट को सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के नज़रिए से। देखिए, निश्चित रूप से चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे पोर्टल जो कि हमारे यहाँ सूचीबद्ध हुए हैं अभी, मतलब कहीं न कहीं वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो ये तीनों माध्यम जो हैं बड़ा सशक्त हैं। और अगर अखबार की बात करें तो बहुत से लोगों की आदत है, आदत है कि उनको रोज़ सुबह अखबार पढ़ना है। जी। शाम को या सुबह कभी कोई टीवी देखने का समय फ़िक्स होता है। मोबाइल हाथ में तो हर समय लोग न्यूज़ मोबाइल में देखते ही लगे रहते रहते हैं हैं। जी। तो ये तीनों माध्यम जो हैं सरकारी सूचनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने, यानी कि जैसे राज्य सरकार की कोई योजना है और उसका कोई लाभार्थी है, जब उस तक अगर सूचना ही नहीं पहुंचेगी तो उस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। उदाहरण स्वरूप जैसे देखें कि अभी पर्यटन नीति सरकार ने बनाई है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स में 100% सब्सिडी है, कुछ में 50% सब्सिडी है। 18,000 पाली हाउस सरकार ने बजट में घोषणा की है। छात्रवृत्ति की हमारे यहाँ अगर शिक्षा की बात करें तो छात्रवृत्ति हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब जब जानकारी रहेगी अंतिम छोर के व्यक्ति तक या जो हमारा लाभार्थी है, तभी वो उस योजना का लाभ उठा पाएगा। तो मीडिया एक बड़ा सही, सटीक और सशक्त माध्यम है सरकार की योजनाओं की जन जागरूकता फैलाने का और लोगों को योजनाओं के बारे में बताने का। इसे तो थर्ड मीडिया है, जिस सोशल मीडिया के रूप में भी है, इसको अभी पैनल भी आपने किया है पॉलिसी के तहत। इसमें हम देखते हैं कि बहुत फेक न्यूज़ भी तमाम तरह की होती है, उसका भी एक लोगों का ये हथियार हो गया है। तो ये कितना गंभीर है और इसको गंभीरता से लोग जो नहीं लेते हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी भ्रम की स्थिति इसमें हो जाती है कि सही कौन सा है, गलत कौन सी सूचना है। देखिए, इसमें मेरा अपना मानना है, जितना मैंने समझा है, खबर को ब्रेक करने के चक्कर में कि मैं सबसे पहले बता दूं, बिना उसकी सत्यता की जानकारी लिए उसको लिख देते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ कि कोई मान लीजिए सेलिब्रिटी है या कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी एडमिट ही है कि मरने की खबरें कई बार ऐसा हुआ है सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं। फिर उसके बाद लोग माफ़ी मांगते हैं कि वो गलती से खबर चल गई, अभी वो जी। हॉस्पिटल में भर्ती या जिंदा है। तो कहीं न कहीं थोड़ा हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। और एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि भाषा की जो मतलब एक शालीनता होनी चाहिए, एक सौम्यता होनी चाहिए अपनी बात को रखने की। वो भाषा पे या तो उनकी पकड़ नहीं है, इस तरह की भी आपने देखा होगा कि जो हर व्यक्ति लिखता है, तो कई बार वो शालीनता की हदें लाँघ जाते हैं हम। जबकि समाज में सभी लोग उसको देखते पढ़ते हैं। तो 2 तरह का मुझे लगता है कि इसमें ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, एक तो सत्यता को लेकर के और दूसरा जो भाषाई शालीनता है, उसको भी बनाए रखने की ज़िम्मेदारी जो लोग इसको बतौर सूचना प्रसारित करने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको करना चाहिए। शिक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की भी है। क्या कुछ नया होने जा रहा है शिक्षा विभाग में, नए निर्णय? देखिए, शिक्षा विभाग में संस्थागत सुधारों के तहत कई निर्णय लिए गए हैं इस बीच। उसमें जैसा मैंने अभी पहले बताया, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं और उसकी 6 से 8 के लिए एग्ज़ाम होगा और 10 का जो है बोर्ड के रिज़ल्ट के आधार पर हम देंगे। तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है बच्चे को हर साल मिलेगी। और वो हमने इसलिए किया है कि एक तो विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित हो, जो ड्रॉप आउट रेशियो है यानी विद्यालय छोड़ के जाने का, वो बना रहे। तीसरा, चूँकि इसमें हम कॉम्पिटिशन भी करा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन करेंगे, तो प्रतियोगिता की भावना भी आएगी। तो कुल मिलाकर के बच्चों का जो विद्यालय में आने का, एक प्रतियोगात्मक भावना विकसित होने का और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बना रहे, इसको लेकर के एक बड़ी अच्छी प्रोत्साहन योजना है। इसके अलावा एक विद्या समीक्षा केंद्र भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। इसमें पूरा जो हमारा स्कूली सिस्टम है, वो उसमें हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। सारी स्कूल की जो डिटेल्स हैं, टीचर्स की डिटेल्स हैं,
और जो ट्रांसफ़र है उसमें वो भी ऑनलाइन किया जाना है। जो बच्चों का असेसमेंट है उसको भी हम ऑनलाइन करेंगे। तो वो काफ़ी हद तक उसको हम लोगों ने बना लिया है। तो अगले सत्र से हम सारा ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन करेंगे और हर टीचर का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, जॉइनिंग, उसकी सीआर सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। पूरी बच्चे की डिटेल रहेगी। अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है, किसी स्कूल में जाता है, उसकी भी हम डिटेल लेंगे। जो बच्चों की हेल्थ चेकअप हम लोग कराते हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, वो भी उसका अपडेट उस पे रहेगा कि अगर किसी बच्चे की बीमारी कुछ आती है तो हम स्वास्थ्य विभाग को लिंक कर रहे हैं, उससे सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य विभाग से भी आगे उसको हम फ़ॉलो-अप ले सकें। तो ये एक बड़ा संस्था का सुधार है जो पूरे हम लोग अलाइन कर रहे हैं पूरा शिक्षा विभाग को। तीसरा क्लस्टर ऑफ स्कूल्स हम लोग बना रहे हैं जो अभी कल भी माननीय मंत्री जी ने बैठक लिया था इसमें, जो हम लोग प्राइमरी में 5 किलोमीटर पर एक और इंटरमीडिएट में 15 किलोमीटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एक उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें सारी सुविधाएँ होंगी। उसमें लैब्स होंगी, कंप्यूटर की लैब्स होंगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की होगी, ज्योग्राफी की होगी। सारे जो विषय के अध्यापक हैं वो भी वहाँ रहेंगे। खेल का मैदान होगा, गर्ल्स बॉय टॉयलेट्स अलग-अलग होंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर होगा, योगा, व्यायाम के टीचर होंगे। तो कुल मिला के एक उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं उनको हम बेहतर शिक्षा दे सकें और स्कूली शिक्षा में लोग जुड़ सकें। इसके अलावा 142 हमारे पीएम श्री विद्यालय भी स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 2 करोड़ रुपए अगले 5 साल तक दिए जाने हैं। हर स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स प्लस जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग, उसको लेकर के। तो ये दोनों बड़े अच्छे सुधार आने वाले समय में हमारे शिक्षा विभाग में। प्राइमरी स्कूल नहीं, ये माध्यमिक में है और क्लस्टर वाला हम प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में बनाएँगे, जिसमें हमारी डीपीआर बनने की काम दोनों में चल रही है। इसके अलावा जो हमने कैटेगराइजेशन कराया सारे स्कूलों का अपने कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से, तो ABCD कैटेगरी कर रखी है। तो C और D कैटेगरी वो है, D कैटेगरी वो है जो विद्यालय जर्जर अवस्था में है और उनको डिमोलिश करके नया बनाना है। तो उनको भी हम लोग उसकी डीपीआर बना रहे हैं। एकमुश्त ऐसे जितने भी विद्यालय हमारे हैं उनको हम ठीक करेंगे। और जो सरकार का लक्ष्य है 2025 सशक्त उत्तराखंड, तो हमारा ये है कि अगले 2 सालों में इन D कैटेगरी के सारे विद्यालयों को हम ठीक कर लें और नया बना लें। C कैटेगरी जो है मेजर रिपेयरिंग वाले हैं उसको भी ठीक करेंगे। तो इस तरह की जो चौथा एक बड़ा सुधार है, जो हमारा ट्रांसफ़र एक्ट है उसको लेकर के समय-समय पे शिकायतें आती रहती थी कि कोई बीमार हो गया, दुर्गम में ज़्यादा समय तक रहना पड़ता है। तो उसको हम लोगों ने एक ये कमेटी बनाई और कई प्रदेशों में भेजा और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने अमेंड करके शासन को सबमिट किया है, जो कार्मिक ने भी देख लिया है और मुख्य सचिव महोदय के यहाँ भी उसका प्रेजेंटेशन हो गया है। तो बहुत जल्दी ही हम लोग उसको लागू करने वाले हैं। तो जो हमारी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उससे बहुत सरलीकरण हो जाएगा और जो भी समस्याएँ आती हैं उनका समाधान हम उससे अच्छे तरीके से कर पाएँगे। लेकिन ये सर क्या क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के एक चुनौती नहीं है? क्योंकि अब हमने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में देखा कि जो आपके आदर्श स्कूल थे वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाए इनके मुकाबले। अपने उत्तराखंड बोर्ड में तो ठीक है कि पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरे बोर्ड से वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उसमें 2-3 कमियाँ रहीं। कमियाँ ये रही कि एक तो उसमें मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों चुनने का था, गलती से इंग्लिश चुन लिया गया। तो एकदम से बच्चा स्विच ओवर कर गया हिंदी से इंग्लिश में, उस वजह से भी उसको दिक्कत आई। दूसरा जो परीक्षा का पैटर्न होता है सीबीएसई का और हमारे बोर्ड का, वो एकदम से अंतर हो गया, उसको नहीं समझ पाए। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि देखिए चाहे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हों, चाहे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं, चाहे सीबीएसई का केंद्रीय विद्यालय हो, ठीक है? इसके हर बच्चे जो आते हैं एक स्क्रीन टेस्ट करके दे के आते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ इस तरह कोई टेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ कोई बच्चा आ जाता है। तो हमारा चूँकि फ्री असेसमेंट है, तो ऐसा कोई स्क्रीन करके हम नहीं लेते कि हमने जो बच्चा पढ़ने में ठीक रहे उसको हमने छोड़ दिया और अच्छी कोई ले लिया। ये थोड़ा-सा इसको भी आप देखेंगे तो उस मामले में हमारे विद्यालय अलग हैं, हम किसी को नहीं रोकते, हम सबको लेते हैं। तो जो फ़िल्टर नहीं करते कि इस स्टेटस का ही बच्चा हमारे यहाँ हाँ, आएगा। बिल्कुल। एक एजुकेशन एकदम ईज़ी अप्रोचेबल है। हाँ, बाकी सभी लोग फ़िल्टर करते हैं, हम वो फ़िल्टर करते नहीं, हमारे यहाँ हमारे सभी के लिए सर्वसुलभ है। तो एक कारण वो भी है और उपस्थिति भी थोड़ा बच्चों की कम रहती है। तो इस बार चूँकि देखिए हमारा रिज़ल्ट आया है 50% के आस-पास, तो जहाँ कंपार्टमेंट हुआ वो भी दे देंगे। तो लगभग हमारे 30 से 35% बच्चे ऐसे हैं जो कंपार्टमेंट में पास होंगे। तो रिज़ल्ट ओवरऑल हमारा 85 हम लेके चले जाएँगे। जी साहब, ये रिजल्ट आने के बाद एक डिसीजन बड़ा विवादास्पद कहें चर्चाओं में आया कि कोई भी संगठन का नेता या कर्मचारी कोई बयान नहीं देगा मीडिया में
इसके पीछे क्या लॉजिक था कि नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें मैंने ये लिखा है उसमें। देखिए अभी आपने पहला सवाल किया सोशल मीडिया का, जी ठीक है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। जी जी सोशल मीडिया पे लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी सरकारी कर्मचारी होता है वो एक सर्विस कंडक्ट रूल जो होता है, कर्मचारी आचरण की नियमावली होती है, उससे बँधा होता है। हम्म, ठीक है, हम अपनी हित की बात कर सकते हैं, कर्मचारी को कोई समस्या है उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नीति की आलोचना हम नहीं कर सकते। हम्म, जो सरकारी योजनाएँ हैं उनकी आलोचना नहीं कर सकते, हम्म, ठीक है? तो कई बार ये बड़ी बारीक लक्ष्मण रेखा होती है, वो पता नहीं होता कि कब हम उसको लाँघ गए। लाभ जा रहे हैं जी, तो उसके लिए हमने ये जारी किया है कि भाई जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघिए मत, और जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसके दायरे में ही रह कर के आप अपनी बात रखिए। वो उसमें हमने साफ-साफ लिखा है कि सर्विस कंडक्ट रूल के तहत जो अलाउड आप वो करिए, जो अलाउड नहीं उसको आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो हर कर्मचारी के लिए लागू हो, हमारे जो शिक्षक हैं और जो शिक्षक नेता और मेरे ऊपर भी लागू है, वो सभी के ऊपर लागू है, मैंने वही बात की है। तो कहीं अब उसमें सुधार के लिए जो रिजल्ट ठीक हो आने वाले सालों में उन आदर्श स्कूलों का कुछ गाइडलाइन तय की है कि किस तरीके से, चूँकि हिंदी से एकदम से इंग्लिश में हम स्विच ओवर कर रहे हैं। नहीं देखिए, अभी हम लोग उसमें ये कर रहे हैं कि जो पुरानी परीक्षा के पेपर हैं उसको सॉल्व कराएँगे ताकि बच्चा समझ सके कि उनका पैटर्न क्या है। बीच-बीच में सिलेबस के बीच-बीच में दौरान हाँ, पढ़ाएँगे। फिर उसमें रेमेडियल क्लासेस भी चलाएँगे हुँ, कि जिन सब्जेक्ट में अगर हमको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में कोई बच्चा कमज़ोर है, हुँ, तो वहाँ दूसरे शिक्षक ले आकर के रेमेडियल ट्रेनिंग और रेमेडियल क्लासेस भी चलाएँगे हुँ। ताकि उनकी स्थिति ठीक हो सके। इसमें सर आपको लगता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम की भी ज़रूरत है कि जो पेरेंट्स हैं, उनको ये थोड़ा-सा मैसेज कन्वे हो कि भई आपका बच्चा यही एजुकेशन प्राइवेट में जाकर के बहुत मोटी फ़ीस देगा, यहाँ पे आपको सस्ते में उपलब्ध होगी, तो ध्यान दें बच्चे पे। देखिए, आपके माध्यम से मैं गार्जियन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि घर पर जाकर के भी 1 घंटे 2 घंटे वो रिवीज़न करे, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिक्षा विभाग की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन घर पर भी बच्चे की भी ज़िम्मेदारी है, अभिभावक की भी ज़िम्मेदारी है, वो भी थोड़ा समय बच्चे के साथ प्राइवेट गुज़ारे। स्कूलों में भी करते ही हैं, पेरेंट्स ज़्यादा मेहनत करते हैं करते बल्कि हैं। प्राइवेट स्कूल में। तो हमारे जो अभिभावक हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा बच्चों को समय दें ताकि जो स्कूल में पढ़ा है उसने या कोई होमवर्क दिया गया है, वो ले जाके घर पे वो करे, और जो एक मतलब कहीं न कहीं रिवीज़न का भी फ़र्क पड़ता है। हुँ। तो अगर घर में जाके रिवाइज़ करेगा तो निश्चित अच्छा परिणाम मिलेगा। एक छोटा सवाल सर, आप मीडिया से भी आप इसी हैं चूँकि, जो अभी जो ऑनलाइन सब नक्शे की और सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है, सारी चीज़ें ठीक हैं, मतलब इस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं, किस तरह की चल रही है व्यवस्था? नई व्यवस्था क्या है जो और राहत भरी है? देखिए, आज ही हमने समीक्षा की है इसकी, जी। और हमने देखा है कि लगभग पर मंथ 500 साढ़े 500 रेज़िडेंशियल मैप स्वीकृत हो रहे हैं और 100 के आस-पास कमर्शियल हो रहे हैं। उसको हमने और तेज़ी लाने के लिए कहा है। इसके अलावा ऋषिकेश में और विकास नगर 2 जगह हम लोग अपना कैंप ऑफ़िस बनाएँगे, और उसमें एक हेल्प डेस्क बनाएँगे दोनों जगह। हम अपना कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाएँगे ताकि अगर किसी को मैप सबमिट करना है तो कोई ज़रूरी उसकी बाध्यता ना रहे कि वो आर्किटेक्ट या किसी के पास जाकर के ही करे। हम भी फैसिलिटेट करेंगे लोगों को हुँ। कि हमारे माध्यम से भी वो अपना मानचित्र सबमिट कर सकता है। तो 3 केंद्र हम बना रहे हैं, एक ऋषिकेश, एक एमडीए ऑफ़िस और तीसरा विकास नगर। लोगों को भी हमारे माध्यम से भी वो मानचित्र सबमिट कर सकते हैं और हम स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा कुछ आप कहना चाहते हो, मुझे संदेश देना हो, कुछ कहना हो, एक आध कुछ छूट गया हो मेरे से पूछने से? यूँ तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए, मैं तो शिक्षा के लिए ये कहना चाहूँगा कि चूँकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, और उसमें संस्कारों का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चा अपने घर में देखता है, जो अपने परिवेश में देखता है, जो समाज में देखता है, वही सीखता है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व के निर्माण में मतलब परिवेश का बहुत असर होता है। तो हम परिवेश अच्छा रखें और घर में भी अच्छा रखें, समाज में भी अच्छा रखें, ताकि जो आने वाले भारत का भविष्य है, जो इन बच्चों के कंधे पे है, हम एक मजबूत भारत के भविष्य का निर्माण कर सकें। धन्यवाद सर। बंशीधर तिवारी जी, आज कई मुद्दों पर आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। तमाम जानकारियाँ श्रोताओं तक पहुँची हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।